ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान हम आजकल ऑनलाइन क्लासेज संचालित कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हमारा अपना विषय संस्कृत के उपविषय संस्कृत व्याकरण में हमारा जो आज का प्रकरण है वह है समास विग्रह। तो आज के इस कालांश में, इस वेला में हम समास विग्रह के बारे में जानेंगे। तो समास विग्रह, इसको पहले मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, समास शब्द सम और अस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को संक्षेप करना। यानी कि दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उन शब्दों को संक्षेप करके लिखना, बोलना, पढ़ना, ये समास कहलाता है। और उसी रूप में जो विग्रह है, विग्रह का अर्थ होता है विभाजित करना। यानी कि दो या दो से अधिक जो बने हुए शब्द हैं उन शब्दों को इस प्रकार विभाजित करना जिससे कि वो अपना मूल अर्थ जो है वो उनको प्रदान करते रहें और मूल अर्थ को अपने अंदर समाविष्ट किए रहें, उससे विग्रह कहा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत समास विग्रह का पूर्व ज्ञान था। अब हम सिलसिलेवार इसमें आगे को बढ़ेंगे। समास विग्रह के इस टॉपिक में सबसे पहले तीन बातें जाननी बहुत अनिवार्य हैं। वही तीन क्या क्या हैं? पहला शब्द आता है इसमें समस्त पद, दूसरा शब्द है विग्रहित पद और नंबर तीसरा समास। ये तीन जो यहाँ पर श्रेणियां हैं, ये तीन जो शब्द हैं, अगर आप में से सभी बच्चे अगर इन तीन शब्दों को इनका अच्छी तरीके से अगर आप इसकी जानकारी रख पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि समास विग्रह का एक पूरा टॉपिक आप इसी पीरियड में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द के रूप में रखना। दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द के रूप में रखना। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है नीलकंठ। इस उदाहरण में यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस शब्द में नील एक शब्द है और कंठ दूसरा शब्द है। पहला शब्द है नील, दूसरा शब्द है कंठ। लेकिन ये दोनों अलग अलग शब्दों के ऊपर से जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा ने इसको एक शब्द बना दिया। तो समस्त पद का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द का रूप देना, यह समस्त पद कहलाता है। तो समास विग्रह की पहली जो हमारे लिए प्राथमिकता ये हो कि हम उसी शब्द में समास विग्रह करेंगे जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक शब्द हों, तो वह समस्त पद कहलाता है। यह पहली सीढ़ी है। उसके बाद दूसरा आता है विग्रहित पद। विग्रहित पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एक बना हुआ जो शब्द है, दो या दो से अधिक बने हुए शब्दों का एक जो शब्द है, एक संयुक्त शब्द जो है, इसका अगर हम विग्रह करें, यानी कि इसको अगर हम विभाजित करें, तो यह विभाजन समास विग्रह की इस टॉपिक में, इस प्रकरण में विग्रहित पद कहलाता है। जैसे मैं इसी नीलकंठ शब्द को अलग अलग विभाजित कर रहा हूं, तो इसका विभाजन किस रूप में होगा कि नीला है जो कंठ। तो यहां पर देखिए कि ये विभाजन है कि ऐसा कंठ जो नीला है। तो अगर हम ये है और जो नहीं लगाएं तो इसका विभाजन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इस कारण से विग्रहित पद किसी समस्त पद की पूरी व्याख्या करता है। विग्रहित पद जो है वह विग्रह करता है, विभाजन करता है किसका? समस्त पद का। तो ये दो चीजें हमारी समझ में आ गई कि समस्त पद दो या दो शब्दों का एक बना हुआ शब्द, और विग्रह या विग्रहित पद किसे कहेंगे? उस समस्त पद का जो विग्रह है, जो विभाजन है, वह विग्रहित पद कहलाएगा। तीसरे नंबर पर है समास। जनरली हम समास का जो परिभाषा हम जो बनाते हैं, समास की परिभाषा हम कहते हैं कि संक्षेप करना, किसी चीज को छोटा करना।
लेकिन इन 3 श्रेणियों में जब हम समास का अर्थ बताते हैं तो समास का अर्थ होता है कि वह व्याकरणिक क्रिया या व्याकरण की वह क्रिया जिसके द्वारा कोई समस्त पद विग्रहित पद बनता है या कोई विग्रहित पद समस्त पद बनता है। इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे यह नीलकंठ शब्द है, इसको मैंने नीला है जो कंठ किया है। अब इसमें अगर मैं समास बताऊं तो मैं कहूंगा इसमें कर्मधारय समास। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपने समझना है, ये अगर आपकी समझ में आ जाता है तो पूरा का पूरा जो हमारा समास विग्रह का जो चार्ट है वो हमारी समझ में आ जाएगा। तो समास वह नियम है, समास व्याकरण का वह नियम है जो किसी समस्त पद को विग्रहित पद बनाता है और किसी विग्रहित पद को समस्त पद बनाता है। जैसे यहाँ पर नीलकंठ शब्द का जो सबसे बढ़िया विभाजन है, हम कह सकते हैं कि नीला है जो कंठ, ये कहेंगे, या नीला है जो कंठ का सबसे बढ़िया समस्त पद जो बनेगा वह नीलकंठ ही बनेगा। तो व्याकरण का वह नियम जिसने नीलकंठ को नीला है जो कंठ बनाया या नीला है जो कंठ को नीलकंठ बनाया, वह व्याकरण का वही नियम क्या कहलाता है? कर्मधारय कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने चूंकि समास तो 6 है, अव्ययी भाव भी है, तत्पुरुष भी है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, लेकिन कर्मधारय ही क्यों? क्योंकि कर्मधारय इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। कर्मधारय समास जो है वह इन दोनों शब्दों को फॉलो कर रहा है। कैसे? क्योंकि कर्मधारय की विशेषता होती है कि उसका पहला पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए। तो ये दोनों जो जरूरी बातें हैं, जरूरी शर्तें हैं, ये इन दोनों में हैं। इस कारण से हम कहेंगे कि समस्त पद नीलकंठ, विग्रहित पद नीला है जो कंठ, और समास जो है वह कर्मधारय है। इसमें हम तत्पुरुष समास नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी अपनी कोई अलग विशेषता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके प्रकार एक बार देखते हैं। इसके प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे। समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं जिनको हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखा रखा है। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास, चौथा प्रकार है द्विगु समास, पांचवा प्रकार है बहुब्रीहि समास और छठा प्रकार है द्वंद्व समास। संक्षेप में इन्हीं 6 समासों को हम यहाँ पर देखते हैं। समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव। सीधी सी परिभाषा है, क्योंकि अभी हमने जब 3 चीजें हमने पढ़ी थी, समस्त पद, विग्रहित पद और समास जब हमने पढ़ा था, तब हमने कहा था कि प्रत्येक समास में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही समास का नाम आता है वहां पर हमको 2 चिपके हुए शब्द, 2 जुड़े हुए शब्द ये हमारे दिमाग में आता है। तो अव्ययी भाव समास किस समास को कहते हैं? समास का वह प्रकार जिसके दोनों शब्दों में से पहला शब्द अव्ययी हो, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में उपसर्ग भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। तो वह समास का वह प्रकार जिसका पहला पद कोई अव्ययी हो, यानी कि कोई उपसर्ग हो, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, समास का वह प्रकार जिसका पहला पद अव्ययी, वही पद प्रधान हो, यानी कि वही पद मुख्य हो, ऐसा शब्द क्या कहलाता है? ऐसा समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे उपवन एक शब्द है। सबसे पहले ये समास के शर्तों का पालन कर रहा है क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं, उप और वन। चूंकि हम जानते हैं उप एक उपसर्ग है, उप एक उपसर्ग है, तो इस कारण से पहले ही दृष्टि में हम कहेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास बहुत सरल है कि जिसका पहला पद क्या होना चाहिए? कोई अव्ययी होना चाहिए या कोई उपसर्ग होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में
जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे प्रतिदिन शब्द है, यहाँ पर आप देखिए कि पहला शब्द प्रति एक उपसर्ग है, अव्यय शब्द है, दूसरा शब्द दिन। उसी प्रकार अगला शब्द है यथाशक्ति। यथा यहाँ पर क्या है? एक अव्यय शब्द है और शक्ति द्वितीय शब्द है, लेकिन पहला शब्द मुख्य है, पहला शब्द अव्यय है, इसी कारण से ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन गया। समास का दूसरा हम प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है आपका तत्पुरुष समास। समास का वह प्रकार जिसमें फिर से वही जो दो शब्द हमने कहा कि प्रथम पद धन द्वितीय पद, इसकी भी बहुत सरल परिभाषा है कि समास का वह प्रकार जिसका द्वितीय पद दूसरा पद मुख्य हो, जिसका दूसरा पद मुख्य हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। समास का वह प्रकार जिसका दूसरा पद मुख्य हो वह तत्पुरुष कहलाता है। इसका एक और इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा है कि समास का वह प्रकार जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे सबसे बढ़िया और समझने लायक एक उदाहरण है इसका, जैसे दशरथ पुत्र। आप स्वयं देखिए दशरथ पुत्र में दो शब्द दशरथ और पुत्र हैं। चूंकि जब हम दशरथ पुत्र का विग्रह करेंगे, जब इस दशरथ पुत्र को खोलेंगे, इसका विभाजन करेंगे, तो दशरथ का पुत्र बीच में का शब्द आ जाएगा, यानी कि का एक कारक चिन्ह है। तो जिस समास के समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। अच्छा, पहली परिभाषा इसकी हमने बनाई थी कि जिसका द्वितीय पद मुख्य हो। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय पद कैसे मुख्य है? दशरथ के पुत्र, चूंकि यहाँ पर दशरथ पुत्र राम के बारे में कहा जा रहा है और वह राम हमको पुत्र के द्वारा पता लग रहा है, दशरथ का से कुछ नहीं पता। तो यही कारण है कि इंपॉर्टेंट दशरथ के स्थान पर किसको दी जा रही है? इंपॉर्टेंस पुत्र को दी जा रही है। यही कारण है कि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद मुख्य होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरा, इसके में अन्य उदाहरण जैसे आपको राजपुत्र, बहुत फेमस उदाहरण है राजा का पुत्र। वैसे ही एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका, जैसे रोग मुक्त। इसका अगर हम वो बनाएंगे विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त, बीच में से आ गया, कारक चिन्ह आ गया। अब हम तीसरा प्रकार बताते हैं। तीसरा प्रकार है कर्मधारय। समास का वह प्रकार है जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर मैं सीधे उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। पहला पद है नील, यहाँ पर नीला रंग है जो कि विशेषण होता है और विशेषण का मतलब होता है कि विशेषण जिसकी विशेषता को बतला रहा है। यहाँ पर नीला किसकी विशेषता है? कंठ की। तो आपस में विशेषण विशेष्य होने के कारण कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को मैं इसका एक और नाम बताऊं तो इसका एक नाम आता है विशेषण विशेष्य समास। विशेषण विशेष्य समास का अर्थ कर्मधारय समास लिया जाता है। तो इस प्रकार से नीलकंठ इसका एक उदाहरण है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय विशेषण और विशेष्य के बीच में कुछ अन्य शब्द जोड़ देते हैं। जैसे नीला है जो कंठ बराबर नीलकंठ, वैसे ही नीला है जो कमल बराबर नीलकमल, पीला है जो वस्त्र बराबर पीतांबर। इस प्रकार के अन्य जो शब्द हैं वह कर्मधारय समास के उदाहरण बन जाते हैं। नंबर चौथा, द्विगु समास। इसको अंग्रेजी में न्यूमेरल कंपाउंड कहते हैं, यानी कि संख्यावाची। ये असल में जो द्विगु समास है ये कोई अपना पृथक समास नहीं है,
बल्कि ये कर्मधारय का ही एक प्रकार है। अब इसको हम कर्मधारय का प्रकार कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य है। मैं इसका आपको उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक उदाहरण है त्रिनेत्र, चूंकि त्रि यहाँ पर 3 और संख्याएं भी हमेशा विशेषण का काम करती हैं, संख्याएं विशेषण का काम करती हैं, तो ये विशेषण हो गया और ये नेत्र क्या है, विशेष्य है। तो नेत्रों की विशेषता क्या है कि ये 3 है। तो यही ये वैसे होना चाहिए था कर्मधारय समास का प्रकार, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है, तो संख्यावाची होने के कारण एक नया जो समास है उसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिनेत्र है या पंचपात्र शब्द है, 5 पात्रों का समूह, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, 5 बर्तनों का समूह। वैसे पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, वटी का अर्थ होता है वृक्ष। वैसे ही नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। बहुत सरल है। तो द्विगु समास की विशेषता क्या है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो। नंबर 5वां बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास थोड़ा बहुत कर्मधारय समास की तरह लगता है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है कि समास का वह प्रकार जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, लेकिन ये दोनों विशेषण और विशेष्य किसी तीसरे के बारे में हमको सूचना दें या किसी तीसरे के बारे में हमको इंगित करें। जैसे एक शब्द है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, यहाँ पर चंद्रशेखर का अर्थ हुआ कि चंद्रमा है शिखर में जिसके वह, शिखर का अर्थ है शिव, चंद्रमा है सिर में जिसके वह, अर्थात भगवान शिव। तो हम चंद्रशेखर हम किसके लिए कहेंगे, भगवान शिव के लिए कहेंगे। वैसे ही अगर हम पीतांबर शब्द का प्रयोग करें तो पीतांबर का अर्थ हम क्या कहेंगे कि पीले हैं वस्त्र जिसके वह कौन है, भगवान विष्णु के लिए। वैसे ही चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्र यहाँ पर सुदर्शन चक्र की ओर इंगित कर रहा है, तो पाणि का अर्थ होता है हाथ। तो हाथ में चक्र है जिसके, चक्र है हाथ में जिसके वह, तो वह भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए। तो कुल मिलाकर बहुव्रीहि में भी विशेषण और विशेष्य रहता है, लेकिन वह विशेषण और विशेष्य किसी तीसरे पद को सामने लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह है बहुव्रीहि समास। में इसमें एक चीज और हम ध्यान देंगे कि जब जैसे ही हम इसका तीसरा पद लेकर आते हैं तो इसके जो विशेषण विशेष्य हैं वह इसके विशेषण बन जाते हैं। कुल मिलाकर जैसे ये चंद्र और शेखर अपने आप में तो विशेषण और विशेष्य हैं, लेकिन जब हम जैसे ही हम शिव को अगर हम यहाँ पर ले आते हैं तो चंद्रशेखर बन जाएगा विशेषण और शिव बन जाएगा विशेष्य। अंतिम जो प्रकार है वो प्रकार है आपका नंबर 6 द्वंद्व समास। द्वंद्व अंग्रेजी में कपल इसके लिए प्रयोग किया जाता है, कॉपुलेटिव कंपाउंड। तो द्वंद्व समास का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, या जैसे एक शब्द आता है जैसे धर्म अर्थ, धर्मार्थ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें धर्म और अर्थ 2 शब्द प्रयुक्त हैं। वैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें भी द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर द्वंद्व समास में 2 शब्द रहते हैं और जब इसका विग्रह किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो दोनों पदों के बीच में और शब्द जुड़ जाते हैं, माता और पिता, भाई और बहन, धर्म और अर्थ, राम और लक्ष्मण, राधा और कृष्ण। तो ये है समास के 6 प्रकार और हमने 6 प्रकारों को संक्षिप्त रूप में परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ हमने पढ़ा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में फिर से संक्षिप्त रूप में आपको एक 6 के 6 समास समझा रहा हूँ। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद अव्ययी हो, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद मुख्य हो और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आए, कर्मधारय समास
जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो और दोनों पदों के बीच में अन्य शब्द आए, कब? विग्रह के समय। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी कि पहला पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य मिलकर किसी तीसरे के बारे में हमको समझाएं। और अंतिम है द्वंद्व समास जिसको हम एक जोड़े वाला समास भी कहते हैं, जिसमें शब्द जोड़े में रहते हैं, माता पिता, राम लक्ष्मण इत्यादि। तो एक बार ये जो समास की जो तालिका है आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने अव्ययीभाव समास के उदाहरण लिख रखे हैं। उपवन है, प्रतिदिन है, आजीवन है, यथाशक्ति है। तत्पुरुष समास के उदाहरण दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, दान पात्र, दान के लिए पात्र, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, शास्त्र दक्ष, शास्त्रों में दक्ष। वैसे ही कर्मधारय समास का उदाहरण नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पीतांबर, पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र। वैसे ही द्विगु समास 5 पात्रों का समूह, 5 बर्तनों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, 3 नेत्रों का समूह और 1 दांत का समूह। वैसे ही यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, तो चक्र है हाथ में जिसके वह, चंद्रमा है शिखर में जिसके वह, और वैसे ही द्वंद्व समास के ये उदाहरण है। तो आज की इस कक्षा में हमने समास विग्रह के इस प्रकरण को जाना। हमने व्याकरण का एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकरण है ये शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हमारी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।